हाय। हम लोग क्लास टेंथ के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास टेंथ के हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 4 है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसी का हम लोग पार्ट 4 बना रहे हैं वीडियो आज। इससे पहले 3 पार्ट बना चुके हैं। इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग देखे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ उसका कॉलोनीज़ वगैरह पर क्या असर पड़ा। तो कॉलोनीज़ में ख़ास करके इंडिया में हम लोग देखे कि शुरू में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने लगी, यहीं से एक्सपोर्ट किया करती थी सामान, और जो लोकल ट्रेडर्स थे उन सब को एलिमिनेट्स कर दी, यहाँ के प्रोडक्शन पर कंट्रोल करनी शुरू कर दी और यहाँ से सामान एक्सपोर्ट किया करती थी ब्रिटेन में। लेकिन धीरे धीरे देखा जाता है कि यहाँ से एक्सपोर्ट जो है कम हो जाता है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाता है, और फिर ब्रिटेन की बनी हुई मैनचेस्टर जो वगैरह की जो ब्रिटेन में जगह है मैनचेस्टर, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ और इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, वहाँ पर बना हुआ सामान अब इंडिया के मार्केट में फ्लड कर दिया जाएगा और यहाँ के वीवर्स के साथ नए नए परेशानी से फेस करना पड़ जाएगा कि इन लोगों का सामान ना ही यहाँ मिलेगा और ना ही इन लोगों का सामान ना ही यहाँ के लोकल मार्केट में बिक पाएगा और ना ही बाहर एक्सपोर्ट हो पाएगा, जो पहले दोनों जगह होता था। यहाँ के लोकल मार्केट के लिए भी वीवर्स प्रोडक्शन करते थे और एक्सपोर्ट भी क्या करते थे, यूरोप, जो खास करके ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से सामान खरीदती थी और ब्रिटेन भेजती थी, ब्रिटेन में भेजती थी और वहाँ बेचा करती थी और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन जब ब्रिटेन में खुद ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कपड़े वगैरह वहीं पर खुद बनाने शुरू कर दिए, तो अब वो लोग जो है ना, ये जो ट्रेड पैटर्न था वो बदल गया। अब वो लोग वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में भेजेंगे, इंडियन मार्केट में फ्लड कर देंगे और यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे हुआ, स्टेजेस में हुआ। तो पहले जो इंडियन प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करते थे और इंडियन मार्केट में भी बेचते थे और यूरोप के मार्केट में, ब्रिटेन में भी बेचा करते थे, भेजा करते थे, इनको अच्छा खासा प्रोडक्शन करना पड़ता था, उस प्रोडक्शन से उनको प्रॉफिट होता था। अब इन लोगों का प्रोडक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ना ही यूरोपियंस इनसे खरीद रहे हैं, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीद रही है, ना ही इंडियन मार्केट के लिए जो है वो ये लोग बना पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ब्रिटेन की बनी हुई सामान, मशीन मेड्स और सस्ते और अलग अलग जो वैरायटीज़ के सामान सब इंडिया में बिकने शुरू हो गए, सस्ते बिकने शुरू हो गए। तो इंडियन जो खास करके वीवर्स थे, आर्टिजन थे, उन लोगों का प्रोडक्शन सेंटर ख़त्म होने लगा। इन लोगों को मजबूरन प्रोडक्शन बंद करना पड़ा और एग्रीकल्चर में इन लोगों को जो लेबरर्स के तौर पर काम करना पड़ा। उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम था कि ब्रिटिशर्स यहाँ से अब रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। क्यों? ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो अपने इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के रॉ मटेरियल के लिए तो इंडिया से खरीदने लगे, तो अब वीवर्स को रॉ मटेरियल भी महंगा पड़ने लगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन लोगों को बंद करना पड़ा और वीवर्स का प्रोडक्शन खत्म हो गया। तो वो हम लोग पीछे भी देखे थे। आगे देखिए, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया क्या है। मैनचेस्टर शहर है ब्रिटेन में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ और एक इंडस्ट्रियल सेंटर है। जैसे अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? मैनचेस्टर ब्रिटेन में एक शहर है जो कि इंडस्ट्रियल सेंटर है, वहाँ पर अच्छी खासी क्लोथ की प्रोडक्शन होती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ देखिए, मैनचेस्टर का सामान जब इंडिया में आना शुरू हो गया उसके बारे में कहा जा रहा है। तो इंडिया में क्या होगा, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्री फैक्ट्री में बनी हुई सामान इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वहाँ पर इंडस्ट्री फैक्ट्री में सामान बननी शुरू हो गई, तो वो अब बना हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट इंडिया में बिकना शुरू हो गया। उस वजह से इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन द अर्ली 19th सेंचुरीज, बोला जाए 19th सेंचुरीज के शुरुआत में, इंडिया विटनेस द डिक्लाइन इन द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। पहले जो यहाँ से टेक्सटाइल मतलब कॉटन और सिल्क के क्लोथ वगैरह जो एक्सपोर्ट किया करते थे, तो अब जो है एक्सपोर्ट जो है 19th सेंचुरीज के शुरुआत में, 19th सेंचुरीज के फर्स्ट हाफ में या शुरुआत में इन लोगों का एक्सपोर्ट जो यहाँ से जाता था वो कम हो गया। ठीक है। नाउ द एक्सपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश कॉटन गुड्स टू इंडिया वाज इंक्रीज। बोला जा रहा है कि अब ब्रिटिश का कॉटन गुड्स मतलब ब्रिटेन में बना हुआ जो सामान सब था वो इंडिया में बिकना शुरू हो गया। ठीक है, अब जो इंक्रीज हो गया। इन इंडिया कॉटन वीवर फेस द टू प्रॉब्लम। अब जो है इंडिया के जो कॉटन वीवर्स थे, मतलब इंडिया में जो वीवर्स थे जो कपड़े बनाया करते थे, उन लोगों को दो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड। पहले जो यूरोपियंस या यूरोप की मार्केट में, ब्रिटेन में या और यूरोप की कंट्रीज़ में जो ये लोग सामान बेचा करते थे, वहाँ से लोग आते थे, इन लोगों से ख़रीदते थे और ख़रीद करके ले जा करके बेचते थे। अच्छा खासा डिमांड था, ये लोग भी प्रोडक्शन करते थे और जो है फ़ायदा कमाते थे। तो इन लोगों का जो है मार्केट जो है वो कोलैप्स्ड हो गया। इन लोगों का एक्सपोर्ट जो है वो बंद हो गया। जब एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा, खरीदने वाला ही नहीं बचेगा, तो आर्टिजन या वीवर्स प्रोडक्शन करके क्या करेंगे। आगे देखिए दूसरा, लोकल मार्केट श्रैंक
एंड फ्लडेड विद द मैनचेस्टर इंपोर्ट्स। बोला जा रहा है कि बाहर तो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ऊपर से जो इंडिया की मार्केट थी, इंडियन मार्केट्स में भी ब्रिटेन की मशीन की बनी हुई सामान सब, सस्ती सामान सब इंडिया में भर दिया गया, जिस वजह से ना ही इन लोगों का सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो पा रहा है और ना ही यहाँ बिक रहा है। अब इन लोगों के सामने जो है वो इन लोगों का प्रोडक्शन जो है मजबूरन कम हो गया और मजबूरन प्रोडक्शन सेंटर को ख़त्म करना पड़ा, बंद करना पड़ा। बाय द 1860s तक वीवर फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम। अब 1860s तक वीवर को एक और नया प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। क्या? दे कुड नॉट गेट द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। अच्छे जो रॉ कॉटन चाहिए थे इनको कपड़े के प्रोडक्शन करने के लिए, कच्चे कॉटन जो चाहिए था कपड़े के प्रोडक्शन के लिए, वो भी इन लोगों को अब नहीं मिल रहा है। क्यों? उनका प्राइसेस बढ़ गया, क्योंकि यूरोपियंस यहाँ से अब जो है रॉ कॉटन खरीद रहे हैं अपने यहाँ जो उनकी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह सब चल रही है उन सब इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन के लिए। तो अब इंडिया से रॉ कॉटन खरीदा जाने लगा, तो इंडिया के वीवर्स को अब जो है वो रॉ कॉटन आसानी से नहीं मिल रहा है। ठीक है। इवन द रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया इंक्रीज ड्यू टू विच द प्राइसेस इंक्रीज। बोला जा रहा है कि इंडिया से जो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होने लगा, कच्चे कॉटन जो एक्सपोर्ट होने लगे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के लिए, इस वजह से प्राइसेस बढ़ गया कॉटन का। बाय द एंड ऑफ द 19th centuries, बोला जा रहा है 19th centuries के आखिर तक, द अदर क्राफ्ट पीपल फेस्ड द येट अनदर प्रॉब्लम। बोला जा रहा है और भी जो हाथों के काम करने वाले लोग थे वीवर्स के अलावा, तो उनको भी और अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या? फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगन प्रोडक्शन फ्लडिंग विद द मार्केट विद द मशीन गुड्स। मतलब इंडिया में भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बड़े बड़े जो है खुलने लगे, जिससे जो है एक जगह इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होने लगा, तो जो वीवर्स थे, जो आर्टिजन थे, तो उन लोगों को और एक नया प्रॉब्लम जो है वो का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है 19th centuries के शुरुआत में इंडियन वीवर्स को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो 19th centuries के शुरुआत में इंडियन वीवर्स को क्या सब परेशानी का सामना करना पड़ा कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था पहले, वो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया। एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने के साथ साथ इन लोगों का एक्सपोर्ट कोलैप्स कर गया। लोकल मार्केट में भी इन लोगों का प्रोडक्शन नहीं बिक रहा था। इस वजह से इन लोगों को प्रोडक्शन अब करते तो किस लिए करते, प्रोडक्शन इन लोगों को बंद करना पड़ा। इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल था, वो रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया, रॉ कॉटन भी महंगा हो गया, क्योंकि यूरोपियंस अब यहाँ से रॉ कॉटन खरीद रहे हैं। अब कंपटीशन खरीदने वाले ज़्यादा हो गए हैं रॉ कॉटन, जिस वजह से जो कॉटन की जो रॉ कॉटन है जिससे कपड़े बनाए जाते थे, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, वो महंगा हो गया और मजबूरन जो वीवर्स थे उनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। इनके अलावा जो वीवर्स के अलावा और भी क्राफ्ट पर्सन को नए नए परेशानियों का सामना करना पड़ा इन 19th centuries के आखिर में, क्योंकि इंडिया में भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज कारखाने सब बैठने शुरू हो गए। तो अब मशीन में थोड़ी बहुत प्रोडक्शन जो है, बहुत ज़्यादा इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआती दौर में नहीं हुआ, लेकिन जो भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन शुरू हो गए, जिस वजह से लोकल वीवर्स जो थे, जो हाथों से काम करते थे, जो आर्टिजन थे, जो हाथों से काम करते थे, अब उन लोगों को और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में बनी हुई सामान खरीदेंगे, जो सस्ते सामान होते हैं वो खरीदेंगे, या फिर लोकल लोगों को जो आर्टिजन या वीवर्स जो प्रोडक्शन करते हैं, भले ही उनकी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन उनका सामान महंगा होता था, मशीन का सामान बना हुआ सस्ता होता है, जिस वजह से अब इन लोगों को जितने भी आर्टिजन वीवर्स ये सब थे, इनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया। अब आगे देखिए क्या है, फैक्ट्रीज केम इन इंडिया। इंडिया में जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज बैठी शुरुआती दौरों में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। देखिए, इन 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे सेटअप एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन। बोला जा रहा है 1854 में पहली बार इंडिया में कॉटन मिल सेटअप की गई। कहाँ पर? बॉम्बे में सेटअप की गई और ये प्रोडक्शन शुरू की। बाय 1862 तक 4 मिल वर सेटअप, 4 कॉटन मिल, मतलब कपड़े की इंडस्ट्रीज, कपड़े की फैक्ट्री सेटअप हो चुकी थी जो मशीन से प्रोडक्शन करती थी। एंड अराउंड द सेम टाइम, बोला जा रहा, और इसी वक्त जूट मिल्स केम अप इन बंगाल। बंगाल में जूट मिल भी सेटअप की गई। द फर्स्ट जूट मिल कब सेटअप की गई? 1855 में। पहली जूट मिल सेटअप की गई 1855 में बंगाल में। एंड येट अनदर 7 years इन 1862, और अगले जो है 7 साल में और भी इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज सेटअप की गई जूट की। इन द लेट 1860s, बोला जा रहा 1860s के आखिर में, इन द नॉर्थ इंडिया में भी एल्गिन स्टार्टेड इन कानपुर, मतलब फैक्ट्री एक नई कानपुर में सेटअप हो गई, कपड़े की फैक्ट्री। एंड अ ईयर लेटर, और 1 साल बाद, फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो पहली कॉटन मिल सेटअप हो गई हुई, वो कब हुई?
एंड ए ईयर लेटर मतलब 1861 में, ठीक है। बाय 1874 तक फर्स्ट स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल्स ऑफ द मद्रास बिगन। मद्रास में स्पाइनिंग और वीविंग मिल्स की मिल्स जो है वो प्रोडक्शन करने शुरू कर दिए, ठीक है। कहाँ पर? मद्रास में 1874 से। तो ये सब जो इंडिया में थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, तो ज़्यादातर जो थे वो यूरोपियंस ही थे। बाकी कुछ लोकल इंडियन सब भी थे जो कुछ बिजनेस से या सिल्क की बिजनेस करते थे चाइना से, उन सब से प्रोडक्शन, उन सब से ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए थे, और थोड़े बहुत इन लोगों के पास भी पैसे थे, ये लोग भी प्रोडक्शन वगैरह शुरू किए थे। तो इंडिया में जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन थे, जो शुरुआती दौर में इंडिया के लोग जो बिजनेस इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह बैठाने शुरू कर दिए, वीवर्स और आर्टिजन की बात नहीं करते, अब इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज की बात करते हैं। तो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग, अभी जगह है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, और हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।